हेलो बच्चों, मैं श्रीमती रितु अरोरा, सिविक्स लेक्चरर। हम लोग पार्ट 3 सिविक्स का पार्ट 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, यूएस हेगेमनी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये पिछले 7 लेक्चर्स से हम लोग पढ़ रहे थे। आज 8वां और आखिरी लेक्चर इस चैप्टर से संबंधित है। इसके बाद आपका पार्ट 3 खत्म हो जाएगा। इसमें बहुत कुछ नहीं है, आखिर में थोड़ा सा बचा है। भारत अमेरिका परमाणु समझौते के बारे में ही विशेष रूप से रह गया, बाकी सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और अगर इसके पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये एकदम अंतिम छोर है उसका। पाठ का अंतिम एक बिंदु रह गया, एक टॉपिक रह गया, बस उसी को पढ़ना बाकी है। तो इसके पहले के वीडियोस देख लीजिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के अंतर्गत 8वां वीडियो, 8वां टॉपिक, भारत अमेरिकी परमाणु समझौता। सबसे पहले बच्चों लिखा ही है, कब लागू हुआ? 2 मार्च 2006 को ये समझौता हुआ। कब हुआ? 2 मार्च 2006 को नई दिल्ली में ही भारत और अमेरिका के बीच भारत अमेरिका सैन्य नाभिकीय सहयोग समझौता हुआ। और 3 अगस्त 2007 को भारत और अमेरिका दोनों देशों ने इसे एक साथ जारी कर दिया। इसमें क्या क्या प्रमुख बातें कही गई? पहली बात, यह समझौता 40 वर्षों के लिए लागू होगा और आवश्यकता पड़ने पर 10 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है, यानी लगभग 50 वर्षों तक ये समझौता करार होगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, भारत और अमेरिका परमाणु और गैर परमाणु सामग्री के हस्तांतरण की व्यवस्था करेगा। समझौते के तहत केवल कम संवर्धित यूरेनियम की सप्लाई की जाएगी, जिससे विद्युत उत्पन्न परमाणु बिजली पैदा हो सके। भारत को अपने परमाणु संयंत्रों को सैन्य और असैन्य में पृथक करना होगा। भारत सन 2004 तक चरणबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत 22 नाभिकीय रिएक्टर में 14 नाभिकीय रिएक्टरों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की सुरक्षा मानकों के दायरे में ला करके इन रिएक्टरों को निरीक्षण के लिए खोल देगा, ताकि वहां पर परमाणु ऊर्जा उत्पन्न की जाने लगे। यह समझौता परमाणु बम बनाने और इसे बनाने की क्षमता रखने के भारत के अधिकार को स्वीकार करता है। नाभिकीय ईंधन, नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित नाभिकीय हथियारों और नाभिकीय विद्युत प्लांटों के निर्यात के मामले में भारत नाभिकीय आपूर्ति समूह के मानकों को अपनाएगा। भारत किसी भी स्तर पर अपनी नाभिकीय ऊर्जा क्षमताओं को असैन्य और शांतिपूर्ण कार्यों से सैन्य कार्यों द्वारा विवर्तित नहीं करेगा। और यह समझौता भारत को अपना न्यूनतम सामरिक संहारक कार्यक्रम जारी रखने का अधिकार प्रदान करता है। क्यों किया गया ये समझौता? क्या आवश्यकता थी भारत के लिए कि वह अमेरिका से परमाणु समझौता करे? 3 बहुत बड़े कारण थे, और एक कारण वर्तमान समय में इसको आप देख भी रहे हैं बच्चों, आप टीवी न्यूज़ में या न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे होंगे कि चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा। वर्तमान समय में हमारे देश में चीन लगातार आंखें गड़ाए हुए है और हमारे सीमा वाले क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेने के लिए, हमारे देश पर अपना अधिकार करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो आर्थिक और सामरिक दोनों ही मोर्चों पर चीन अमेरिका को कड़ी चुनौती दे रहा है। चीन ने नाभिकीय तकनीकी उपकरण और प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी पाकिस्तान को उपलब्ध कराई और पाकिस्तान के जरिए उत्तरी अमेरिका, ईरान और लीबिया तक पहुंच गई। चीन ताइवान पर भी आधिपत्य करना चाहता है। इस प्रकार वो पूरे एशिया को अपने कब्जे में लेकर के अमेरिका को चुनौती देना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका के सामने भारत को आर्थिक और सैन्य दृष्टि से सबल बनाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं। दूसरा, नाभिकीय प्रसार का भारत का संतोषजनक रिकॉर्ड। अमेरिका को ऐसा महसूस हुआ कि भारत इस दिशा में जितने कार्य कर रहा है वो संतोषजनक है, क्योंकि भारत में ब्रेन बहुत अधिक है, भारत में बुद्धि बहुत अधिक है और इसके बल पर अनेक नए अन्वेषण, नए खोज होते रहते हैं।
और तीसरा और सबसे बड़ा कारण है भारत का विशाल बाजार। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में उच्च विकास दर बनाए हुए है, जिसके कारण अनेक अमेरिकी कंपनियां भारत पर निगाह टिकाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि भारत के साथ मित्रता करने पर उनको विशाल बाजार उपलब्ध हो पाएंगे। तो इस प्रकार ये 3 कारण हैं जिसके कारण अमेरिका भारत से समझौता करना चाहता है। भारत के लिए परमाणु समझौते की उपयोगिता क्या है? भारत के आर्थिक विकास के लिए यह समझौता बहुत अधिक उपयोगी है बच्चों, क्योंकि इससे जो भारत में ऊर्जा की समस्या है उस समस्या को हम काफ़ी हद तक दूर कर सकेंगे, अर्थात ये भारत के हित में है। दूसरा, ये समझौते से भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र का दर्जा भी प्राप्त हो जाएगा। और तीसरा, इस समझौते के बाद भारत एक परमाणु संपन्न शक्ति के रूप में उभर करके सामने आएगा। और चौथा सबसे बड़ा कारण, भारत के पास यूरेनियम के भंडार नहीं, जिससे परमाणु ऊर्जा उत्पन्न होती है, यूरेनियम के भंडार नहीं है बच्चों। तो जब हमारे पास यूरेनियम नहीं है तो हमें किसी न किसी देश पर निर्भर रहना होगा जहाँ पर वो पाया जाता है, जहाँ से हम यूरेनियम का आयात कर सकें, जहाँ से हमें यूरेनियम उपलब्ध हो सके और हम अपने देशों में परमाणु संयंत्रों को चला सकें। तो इसके लिए भी हमें अमेरिका जैसे देशों से सहयोग बनाए रखना होगा। लेकिन इसके विपक्ष में भी, विरोध में भी तर्क दिए जाते हैं। पहली तो यही बात कि हम केवल परमाणु समझौता कर लें और एक हम परमाणु संपन्न राष्ट्र बन जाएं, यह तथ्य सही नहीं है, यह तथ्य गलत है। पर भारत के असैन्य परमाणु संयंत्र अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के अंतर्गत आ जाने से भारत के परमाणु कार्यक्रमों व राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह समझौता खतरा साबित हो सकता है। और परमाणु ऊर्जा को बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया है। ये न बहुत ही सस्ता है, न बहुत ही स्वच्छ है, न ही बहुत अधिक सुरक्षित है। 2 बार बच्चों, एक बार जापान में, एक बार फ्रांस में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, तो ये बहुत अधिक सुरक्षित भी नहीं। जो एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में देखिए 2 बातें दी गई हैं, एक बैंडवैगन की रणनीति और दूसरा अपने को छुपा लो। ये दोनों छोटे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। बैंडवैगन की रणनीति किसे? किसी देश को अपने ताकतवर देश के विरुद्ध रणनीति बनाने के स्थान पर उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का लाभ उठाने की रणनीति को बैंडवैगन की रणनीति कहते हैं। बहुत से देश उसके किसी भी बड़े देश के संपर्क में रहते हैं, कोई एक देश तो रहता नहीं, तो कैसे हम उसके संपर्क में रहते हुए सबसे अधिक लाभ प्राप्त कर सकें, यही नीति बैंडवैगन की रणनीति कहलाती। और दूसरा है अपने को छिपा लो। इसका अर्थ है कि दबदबे वाले, वर्चस्व वाले देश से यथासंभव दूर दूर रहना, ताकि हम उसके निगाह में ना आए, हमारे देश में वो किसी प्रकार की दखलंदाजी ना करे। नाटो वर्तमान समय में अमेरिकी वर्चस्व को सीमित करता है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन को अमेरिकी वर्चस्व का परिणाम मान सकते हैं। महत्वपूर्ण ऑपरेशंस, इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने 3 ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा बच्चों। पहला ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ये 1998 में केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर आतंकवादी आक्रमण हुए थे और इसके लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया गया था। अलकायदा क्या बच्चों? अलकायदा एक संगठन है, ऐसा संगठन है जो पूर्णतः धार्मिक और राजनीतिक आतंक का सहारा लेकर धार्मिक वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। ये इस्लामी राज का समर्थक और पोषक है। अलकायदा की जड़ें अफगानिस्तान से संबद्ध है। इस संगठन के लोग जिहाद द्वारा विभिन्न राजनीतिक संगठनों या उनके कार्यस्थलों को समूल नष्ट करने में विश्वास रखते हैं। जिहाद द्वारा बच्चों मतलब ये मतलब अगर हम इस काम को, गलत काम को करते हुए मर भी जाएंगे तो ईश्वर हमें मोक्ष देगा। तो इस बमबारी के कुछ दिनों बाद क्लिंटन प्रशासन ने आतंकवाद की समाप्ति के लिए एक नया अभियान शुरू किया, जिसे ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का नाम दिया गया।
इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने किसी की भी परवाह किए बिना सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया था और इस अभियान की संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अनुमति नहीं ली गई थी। दूसरा है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। 9/11 की घटना के बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी हितों को लेकर के जो कठोर कदम उठाए, आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। यानी 9/11 की घटना के बाद ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया और इसका मुख्य निशाना कौन था? अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया, जिन्हें अमेरिका के 9/11 के हमले के लिए उत्तरदायी भी ठहराया गया। ये एक ऐसा अभियान था जिसमें शक के आधार पर अमेरिकी सैनिक किसी के भी विरुद्ध कोई भी कार्रवाई कर सकते थे। और तीसरा है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। 19 मार्च 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाने के उद्देश्य से इराक पर हमला किया। अमेरिका के इस युद्ध को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहा जाता है। इसमें 40 से अधिक देशों ने इस ऑपरेशन में भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस हमले की अनुमति नहीं दी थी। अमेरिका में दिखाने के लिए यह हमला केवल ये उद्देश्य था कि इराक सामूहिक नरसंहार के लिए विभिन्न प्रकार के हथियार बना रहा है। हालांकि ऐसा कुछ भी बाद में नहीं पाया गया। वास्तव में अमेरिका का उद्देश्य था कि इराक के तेल भंडारों पर नियंत्रण करना और इराक पर अपनी मनपसंद सरकार कायम कर। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर। इसके बाद मैंने पाठ का सारांश आपको दिया है, जितना आपको 8 वीडियोस में मैंने बताया, पूरा उसके पाठ का पूरा सारांश इसमें आपका प्रस्तुत है और कुछ प्रमुख डेट्स भी दी हैं, जैसा सन 1990 में इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण और अपना आधिपत्य स्थापित करना, 1991 में प्रथम खाड़ी युद्ध में अमेरिकी विमानों द्वारा अमेरिकी सेना पर हमला, 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया और पूरे विश्व में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया, यानी विश्व एक ध्रुवीय हो गया। 1992 में तत्कालीन राष्ट्रपति बुश का डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बिल क्लिंटन से अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव हारना। 1996 में बिल क्लिंटन का दोबारा चुनाव जीतकर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बनना। 2001 9/11 की घटना बच्चों 2001 में हुई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आतंकवादी हमला 9/11 की घटना कहा जाता है। 19 मार्च 2003 इसमें ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया गया और 2006 में भारत और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता। पाठ का सारांश बच्चों देख लीजिएगा। अमेरिका की सैन्य शक्ति उसकी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, वर्तमान शक्ति की रीढ़ कहलाती है, क्योंकि उसी के दम पर आज अमेरिका विश्व में एक महाशक्ति बना। तो ये आपका पूरा चैप्टर हुआ समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। मेरे ख्याल से पाठ समझ में आ गया होगा। मैंने कई भागों में करके आपको समझा दिया ये चैप्टर बहुत अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर कोई आपको टॉपिक नहीं समझ में आता है या कोई चीज़ नहीं आती है तो आप मेरे से प्रश्न कर सकते हैं बच्चों। आज के चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न: भारत अमेरिकी परमाणु समझौता स्पष्ट कीजिए। दूसरा, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के बारे में बताइए। भारत अमेरिकी समझौते के कारण स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न, अपने को छुपा लो नीति से क्या तात्पर्य। ये आपके आज के चैप्टर से संबंधित, लेक्चर से संबंधित प्रश्न हैं। अब इसके बाद बच्चों जो एनसीईआरटी के प्रश्न हैं वो, और इसके अलावा जो भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बोर्ड से संबंधित हैं और बोर्ड में आ सकते हैं, उन प्रश्नों को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको, या नेक्स्ट आपके इसके बाद जब भी भेजूंगी तो नेक्स्ट उसमें भेज दूंगी, ताकि आपका ये पूरा चैप्टर विद क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो अब आपके 3 चैप्टर्स पूरे हो गए हैं। ओके, आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू।